स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 एग्ज़ाम हेतु कक्षा 9 के लिए गणित के कुछ प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर अर्थात SCERT उदयपुर द्वारा सुझाए गए हैं। SCERT द्वारा कुल 100 प्रश्न सुझाए गए हैं, जिनमें से प्रथम 10 प्रश्न आज हम इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? मतलब ध्यान से समझो प्रश्न को। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे लगाए जाने हैं। अब उसमें कुछ पंक्तियां बनाई जानी है, तो पंक्तियों में पौधों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी की पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना उस बाग के अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, ये हम मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, देखो, तो कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? एक पंक्ति में पौधों की संख्या x है और पंक्तियों की संख्या भी x है, तो कुल पौधों की संख्या हो जाएगी x गुणा x। x गुणा x कितना हो गया? ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, जैसे 6 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में अगर 6 पौधे हैं तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 6 यानी 36। इसी प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है और पंक्तियों की संख्या भी x है, तो कुल पौधों की संख्या हो जाएगी x गुणा x यानी x स्क्वायर। अब प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि कुल पौधों की संख्या कितनी है? 2025। अगर ऐसा है तो हम देखो स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लगाना पड़ता है, तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो हमने 2025 पे अंडर रूट लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया। अब इस वर्गमूल को कैसे निकालेंगे? तो उस वर्गमूल को हम इस गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखो, यहाँ पर जब हमने 2025 के गुणनखंड करे तो वो इस प्रकार से गुणनखंड आए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो संख्याओं के या दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने जोड़े बने? 3 3 के एक जोड़ा बन गया, ठीक है, फिर से 3 और 3 का दूसरा जोड़ा बन गया और 5 और 5 का तीसरा जोड़ा बन गया। मतलब 3 जोड़े बने हमारे पास में। एक तो 3 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 तो 3 के जोड़े बन गए और एक 5 का जोड़ा बन गया। तो इनमें से तो एक एक 3 बाहर आ गया, इस जोड़े में से भी एक 3 बाहर आ गया और इस जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो वर्गमूल को इसी प्रकार से हम हल करते हैं। तो आगे देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 3 गुणा 5 यानी 45। x का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो x का मतलब पंक्तियों की संख्या भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी है? 45। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन नंबर स, यानी 45 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी है? 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक पहले वाले प्रश्न की तरह ही ये प्रश्न है कि कक्षा 8 में कुछ विद्यार्थी है और उन विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कुछ दान लिया जाता है। तो एक विद्यार्थी से कितना दान लिया जाता है? जितना कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि उस कक्षा में 30 विद्यार्थी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी से भी 30 रुपए ही लिए जाते हैं, यानी कुल कितने रुपए लिए जाएंगे? 30 गुणा 30 यानी 9,000 रुपये या सॉरी 900 रुपये कुल दान में लेंगे। ठीक है, तो अब जो टोटल दान इकट्ठा हुआ है वो हमारे पास इकट्ठा हुआ है 2,401 रुपये। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि कक्षा 8 के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? x है। वो कितनी है? x है। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या x है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान भी कितना होगा? x होगा। तो कुल कितना दान दिया गया है?
तो वो हो जाएगा एक विद्यार्थी से जितना दान लिया गया है उसको हम कुल विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देंगे, यानी x गुणा x करेंगे तो ये आ जाएगा कुल दान किए गए रुपए, और x गुणा x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि कुल जो दान इकट्ठा हुआ वो है 2401। ठीक है, तो यहां से ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2401 के। ठीक है, फिर से अगर इसका वर्ग यानी स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर वर्गमूल लगाएंगे, यानी 2401 के हम क्या लगा चुके हैं, वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2401 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आप देख सकते हो इस प्रकार से गुणनखंड होंगे इसके। तो जब इसके इसका वर्गमूल निकलेगा तो यहां पर कुछ जोड़े बनेंगे। ठीक है, 7 के। ठीक है, यहां पर दो जोड़े बन गया, एक जोड़ा बन गया और 7 का दूसरा जोड़ा बन गया। जब वर्गमूल को हल करते हैं तो इस जोड़े में से केवल एक अंक बाहर निकलता है, तो इसमें से 7 और 7 गुना 7 में से तो 7 बाहर निकल गया, और दूसरे जोड़े में से क्या बाहर निकल गया, 7 निकल गया। कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे अंडर रूट जब 2401 करते हैं हम, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर 7 और 7 का एक जोड़ा ये बन गया और 7 और 7 का दूसरा जोड़ा ये बन गया। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस वर्गमूल में से कौन सी संख्या बाहर आएगी, जो जोड़ा बना रखी होगी। तो 7 गुणा 7 ये जोड़ा बना हुआ है तो इसमें से एक 7 बाहर आ गया, इसी प्रकार से दूसरे जोड़े में से भी एक 7 बाहर आ गया, तो ये 7 गुणा 7 हो गया। तो x बराबर फाइनली जो आंसर आया वो कितना आ गया हमारा आंसर, वो आ गया हमारा आंसर 49। तो ऑप्शन नंबर जो ब है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब 49। यानी कि उस कक्षा 8 के अंदर टोटल 49 यानी 49 विद्यार्थी है और प्रत्येक विद्यार्थी के पास से भी 49 रुपए लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा जो प्रश्न है वो हमें क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है कि राम के पास 5 रुपए के और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, राम है, राम के पास कुछ तो 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, यानी उसके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं ना, उससे दुगनी संख्या उसके पास में 2 रुपए के सिक्कों की है। आगे क्या कह रहा है कि मेरे पास, यानी राम के पास की बात कर रहा है ये, कि राम के पास कुल 108 रुपए, यानी अगर वो 5 रुपए के सिक्कों और 2 रुपए के सिक्कों को टोटल जोड़े तो वो कितने रुपए निकल के आते हैं, 108 रुपए। तो मेरे पास यानी राम के पास 5 रुपए के और 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जो ज्ञात करना होता है डियर स्टूडेंट्स, उनको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, और या फिर y मान लेते हैं, जैसे कुछ चरों के रूप में मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। इसी प्रकार से 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने y मान ली। हमने ऐसा मान लिया कि उसके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास में, y। अब प्रश्न में क्या कहा गया था कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी y जो है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। मतलब 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों से दुगने हैं। तो इसको हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि y बराबर 2x। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न कह रहा था वो क्या कह रहा था कि उसके पास टोटल 108 रुपए हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरा समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे 5 रुपए के टोटल x सिक्के हैं। अगर 5 रुपए के टोटल x सिक्के हैं तो वो कितने रुपयों के बराबर होंगे, 5 गुणा x के बराबर होंगे। तो 5 रुपए के जो सिक्के थे वो मिलके 5 गुणा x रुपए बनाते हैं। इसी प्रकार से 2 रुपए के उसके पास में y सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, y। तो 2 रुपए के y सिक्के मिलके कितने रुपए बनाते हैं, 2y रुपए बनाते हैं। ठीक है, तो 5x रुपए और 2x रुपए मिलकर टोटल उसके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 108 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण ये हमारे पास में आ गया। अब यहां अपन देख सकते हैं कि इस समीकरण के अंदर आगे देखो 5x की जगह तो 5x ही रखो, प्लस इस 2 की जगह भी 2 ही रखो, और y की जगह क्या रखेंगे, देखो y बराबर कितना है, 2x है। तो y बराबर अगर 2x है तो इस y की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2x लिख दिया। ठीक है, और ये बराबर किसके बराबर आ गया, ये 108 के बराबर आ गया।
अब इसको आगे हल करते हैं तो 5x का तो 5x रहेगा, ठीक है। आगे ये 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और ये x आगे हैं तो ये 4x हो गया, बराबर कितना है 108, ठीक है। अब 5x और 4x कितने x से हो गए 9x हो गए, कितने x हो गए 9x हो गए, और बराबर में कितना चल रहा है 108। अब हमें तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इधर जो 9 है उसको हम बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं। तो जब 9 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएंगे तो ध्यान देना ये 9 इधर गुणा में है, 9 गुणा x, 9 को जब दाईं तरफ लेके जाएंगे तो वो भाग में जाएगा और ये 108 के नीचे आ जाएगा, ये 108 बट्टा कितना हो गया 9। जब 108 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। x का मान कितना आ गया 12। अब y का मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि y बराबर क्या है 2x है, ठीक है। तो x की जगह क्या है, x की जगह उसका मान रख देंगे 12, तो 2 की जगह तो 2 और x की जगह उसका मान रख दिया 12, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, तो y का मान कितना आ गया 24। अब x क्या था 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 12। इसी प्रकार से y क्या था 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 24। तो देखो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 12 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 24, यानी ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से सत्य कथन हमें ढूंढना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई प्रश्न कोई कथन असत्य कब होगा, ठीक है। कोई कथन असत्य जब होता है जब उसके खिलाफ अगर हमें एक भी ऐसा एविडेंस मिलता है जो कि असत्य है तो वो कथन असत्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम पहला जो कथन है उसकी बात कर लेते हैं कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। तो यहाँ पर अपन ने 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके घन यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इसमें विषम संख्याओं का घन देख लेते हैं। देखो विषम संख्या यहाँ पर हो गई 1, ठीक है। 1 का घन क्या है 1, इसी प्रकार से 3 का घन क्या है 27, 5 का घन क्या है 125, 7 का घन 343, 9 का घन कितना 729। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी विषम संख्याओं के जो घन आ रहे हैं वो क्या है विषम संख्याएं आ रही है। तो ये तो कथन तो असत्य हो गया, कथन के अनुसार तो ये सम होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास में इतने सारे एविडेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कथन है वो असत्य है। इसी प्रकार हम आ जाते हैं तीसरे कथन की तरफ। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि किसी भी सम संख्या का घन विषम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या का घन क्या होती है विषम संख्या, ठीक है। तो इसको भी जांच कर लेते हैं, देखते हैं। किसी भी सम संख्या, जैसे सम संख्या क्या है 2, तो 2 का घन 8 है, 4 का घन 64 है, 6 का घन 216 है, 8 का घन 512 है और 10 का घन कितना है 1000 है। यानी सभी सम संख्याओं का घन सम संख्या आ रही है, लेकिन इस कथन के अनुसार तो विषम संख्या आनी चाहिए थी, इसीलिए ये कथन भी क्या हो गया, ये कथन भी असत्य हो गया। इसी प्रकार हम देख लेते हैं जो चौथा कथन है वो क्या दे रखा है कि ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जिसकी इकाई का अंक 8 है। मतलब ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या अस्तित्व में नहीं होती है जिसके इकाई का अंक 8 है, लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं, ये देखो 2 का घन कितना है 8 है, तो यहां पर तो इकाई का अंक भी 8 ही है। तो 2 ऐसी संख्या है जिसका घन क्या है 8, यानी जिसके घन के इकाई का अंक क्या है 8। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया असत्य हो गया। अब यहां पर 3 कथन असत्य हो गए हमारे पास में, पहला भी असत्य, तीसरा भी असत्य और चौथा भी असत्य। तो दूसरा सत्य होना चाहिए वैसे, तो इसका आंसर ब आ जाना चाहिए, ठीक है। अब कथन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। तो कथन क्या है कि एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। मतलब कोई पूर्ण घन संख्या जो है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। अब एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जो 2 शून्यों पर समाप्त हो रही है, ठीक है। यहां पर कुछ इस प्रकार से संख्या है x गुणा मतलब x गुणा 00 है, तो ये 2 शून्यों पर समाप्त हो रही है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x गुणा 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 100 को आगे हम लिखेंगे
10 गुणा 10 ऐसे लिखेंगे। अब देखो, इस संख्या के पूर्ण घन होने के लिए एक 10 और चाहिए। ठीक है, एक 10 और चाहिए कम से कम, मतलब 3 संख्याओं का या 3 अंकों का जोड़ा बनता है, तो यहाँ एक 10 और होने चाहिए। तो इसलिए मतलब ये जो x है ये 10 का गुणज होना चाहिए, 10 का गुणज होना चाहिए। लेकिन अगर x 10 का गुणज होता है तो यहां पर ये जो संख्या है इसके अंदर शून्यों की संख्या 2 नहीं रहेगी, शून्यों की संख्या 2 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि पूर्ण घन संख्या जो है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो जो हमारा आंसर सही हो गया वो क्या हो गया, ब हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, प्रश्न 5 कह रहा है कि श्याम ने 27 छोटे घनों को चिपकाकर एक बड़ा घन बनाया। मतलब श्याम के पास 27 छोटे छोटे घन थे, उसने क्या करा, 27 छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना दिया। तो वो घन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहां पर जो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से वो जो घन है वो बनेगा। ठीक है, घन के बाहरी भाग को पीला रंग कर दिया जाता है। मतलब ये जो घन दिख रहा है ना, इसका पूरा भाग जो है, बाहरी जो हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है हमें, वो पूरा हिस्सा पीला रंग का कर दिया जाता है। तो इन 27 छोटे घनों में से कितने घनों पर पीला रंग उनके सिर्फ एक फलक पर है। मतलब कोई भी जो घन होता है उसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक में से ये कह रहा है कि उस घन का, छोटे घन का केवल एक फलक पर पीला रंग होना चाहिए। अभी देखो, अब इस पूरे घन को पीले रंग में डुबो दिया जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसके 3 फलक पर पीला रंग होगा। तो आप देख सकते हो ये जो कर्नर वाले जो घन है, ये कोने वाले जो घन आपको दिख रहे हैं, इसके 3 फलक ऐसे होंगे जो पीले रंग के होंगे। तो ऐसे कितने कोने हैं इसके, ऐसे कुल कितने कोने हैं इसके, ऐसे इसके कुल 8 कोने हैं। कितने कोने हैं, जैसे एक ये हो गया, एक दो, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 4, 5, 6, ठीक है, 7, और एक जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो 8। मतलब इसके 8 कोने हैं। तो ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसके 3 फलकों पर पीला रंग है, तो ऐसे हैं 8 घन हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 फलकों पर पीला रंग होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर ये एज वाले घन, ये वाले घन, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो जाएगा। मतलब जितने एज है ना इसके, उतने उतने ऐसे घन होंगे जिन पर, इनके केवल 2 फलकों पर क्या होगा, पीला रंग होगा। क्या होगा, पीला रंग होगा। तो कितने एज है इसके, इसके कुल आप देख सकते हो उसके कुल 12 एज है। कितने एज है इसके, 12। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे, ठीक है, तो प्रश्न, ठीक है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल 2 फलकों पर पीला रंग होगा, तो ऐसे 12 घन आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न अब ये है कि इसके केवल एक फलक पर पीला रंग होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक ऐसा घन है जिसके केवल एक फलक पर पीला रंग है। इसी प्रकार ये देखो यहां पर, ये देखो यहां पर, ठीक है। तो यहाँ 3 तो हमें दिखाई दे रहे हैं और 3 जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ऐसे ऐसे घन हो जाएंगे 6। और यही तो हमें प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक फलक पर पीला रंग होगा, तो वो हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6। अब ये टोटल कितने घन हो गए, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा टोटल 26। कितना आ जाएगा, 26। और घन तो कितने हैं, 27। यानी एक घन ऐसा है जिसके एक भी फलक पर पीला रंग नहीं है। यानी इस बड़े वाले घन के बीच सेंटर में स्थित एक ऐसा घन होगा जिस पर कोई, जिसके एक भी फलक पर पीला रंग नहीं होगा। यानी बीच में सेंटर में स्थित वाला जो घन होगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर और प्रश्न आते हैं तो आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है कि राहुल अपने बगीचे के एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। उसने अपनी और अपनी परछाई की लंबाइयों का अनुपात देखा जो 4:1 था। फिर उसने उस वृक्ष की परछाई को मापा, उसकी माप 15 फीट थी। ठीक है, अतः वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी।
देखो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, छाया वाले प्रश्न, तो किसी एक ही समय में वस्तु और छाया का जो अनुपात होता है वो समान होता है, वो समानुपात में होती है। तो ये समानुपात का प्रश्न है। तो यहां पर जब इसने नापा तो इसकी जो ऊंचाई है और इसकी परछाई है उसका अनुपात कितना आया? ऊंचाई 4 और परछाई का अनुपात कितना आ गया? 1, 4:1 आ गया। यानी ऊंचाई, इसकी खुद की ऊंचाई और परछाई की जो लंबाई है उसका अनुपात कितना आ गया? 4:1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो परछाई है, जो इसकी लंबाई है, इस बच्चे की जो लंबाई है वो इसकी परछाई की 4 गुनी है। तो यहां पर भी इसी प्रकार का अनुपात होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो इसने क्या करा, बाद में इसने परछाई की लंबाई नापी तो वो आई 15 फीट। कितनी आई? 15 फीट आई। ठीक है। तो अब हमें क्या याद करना है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो कितनी होनी चाहिए? इसका अनुपात भी, यानी परछाई और वस्तु का अनुपात भी इस बच्चे और इसकी परछाई के अनुपात के समानुपात में होना चाहिए। यानी इस 15 का 4 गुना इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो 15 चौक कितना हो गया? 60। तो 60 फीट जो है वो इस पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर स, यानी 60 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक लकड़हारा 12 मिनट में लकड़ी के एक खंड को 3 टुकड़ों में तोड़ता है, तो 5 टुकड़े करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी प्रश्न कहना चाह रहा है कि लकड़हारा जो है 12 मिनट में लकड़ी के 3 खंड करता है, तो ऐसे 5 टुकड़े करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? देखो वही एक ही नियम का प्रश्न है ये। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे 3 टुकड़े करने में कितना समय लगा उसको? 12 मिनट लगा। कितना लगा? 12 मिनट उसको टाइम लगा। ठीक है। तो एक टुकड़ा करने में कितना समय लगेगा? तो इस जो 3 दिख रहा है, इस 3 का भाग किसमें दे देंगे? 12 में। तो ये हो जाएगा 12/3, यानी कितना? 4 मिनट। यानी एक टुकड़ा करने में कितना समय लगा उसको? 4 मिनट लगा। तो 5 टुकड़े करने में कितना समय लगेगा? तो इस 4 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो 5 कितना हो गया? 20 मिनट। यानी कि 5 टुकड़े करने में उसको कितना समय लगेगा? 20 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर जो अ है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि माया, मधुरा और मोसिना मित्र है, 3 मित्र है। भूगोल विषय में एक टेस्ट लिया गया जिसमें माया को 16 नंबर मिले, मधुरा को 20 नंबर मिले। ठीक है। और इन 3 जो है, यानी माया, मथुरा और मोसिना, इन तीनों के नंबरों का जब औसत निकाला गया तो वो आया 19। ठीक है। तो हमें क्या याद करना है कि मोसिना को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो ध्यान से देखना। माया को कितने अंक मिले? 16। मधुरा को कितने अंक मिले? 20। और मोसना को कितने अंक मिले? मान लेते हैं इसको x अंक मिलते हैं। ठीक है। अब जब औसत अंक निकालते हैं तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी ये जो अंक है, 16 अंक माया ने प्राप्त किए, मधुरा ने 20 अंक प्राप्त किए, मोसिना ने मान लिया हमने कि x अंक प्राप्त किए, इन तीनों का क्या होगा? योग होगा। तीनों राशियों का योग होगा। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है। तो 3 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? औसत अंकों के। और औसत अंक कितने दे रखे हैं? 19। कितने दे रखे हैं? 19। जब इसको आगे हल करेंगे तो आप देख सकते हो ये बटा जो 3 दिख रहा है ये भाग में है। जब इसको हम बराबर के इधर दाईं तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो 16 + 20 + x, तो ऐसे कैसे हैं? बराबर के इधर क्या हो गया? 19 × 3। जब 19 को 3 से गुणा किया तो 57 आ गया। और 16 को 20 में जोड़ा तो ये 36 आ गया +x। जब x का मान निकालेंगे तो देखो x को इधर रखेंगे, बाकी को इधर ले जाओ, तो 57 तो पहले से इधर था। 36 इधर प्लस का है, इधर का जाते ये माइनस का हो गया। 57 में 36 निकाले तो कितना आ गया? 21। यानी 21 अंक जो है वो हमारा औसत होगा। मतलब औसत क्या, मोसिना को जितने अंक प्राप्त होंगे वो 21 के बराबर होंगे। तो मोसिना ने 21 अंक प्राप्त किए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा द। देखो इस प्रश्न को एक अन्य विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे माया ने, हमने यहाँ पर लिख देता हूँ, माया ने 16 अंक प्राप्त करे हैं, मधुरा ने 20 अंक प्राप्त करे हैं, और मोसिना ने, ठीक है, अभी देखते हैं कितने अंक प्राप्त करे उसको निकालना है हमें। ठीक है।
तो माया ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो औसत से कितने कम है? ठीक है, औसत से 3 कम है, यानी औसत के बराबर करने के लिए इसमें 3 अंक जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो 19 होगा। ठीक है, और मधुरा को औसत तक पहुंचने के लिए देखो औसत से 1 अंक ज्यादा है, यानी औसत अंक के बराबर करने के लिए इसमें से 1 अंक घटाना पड़ेगा। यानी टोटल कितने अंक हुए यहाँ पे? 3 माइनस 1 कितने हो गए? +2। यानी इन दोनों को औसत तक पहुंचाने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? 2 अंकों की जरूरत, जिसकी पूर्ति किसको करना पड़ेगा? मोहसिना को। यानी औसत के बराबर तो 19 ही अंक है, लेकिन इन दोनों की पूर्ति भी इस मोहसिना को करना पड़ेगा। इसलिए अगर 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी मोहसिना को कितने अंक लाने पड़ेंगे? 21, तब औसत 19 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है। यानी एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितने मीटर है? लंबाई है, ये देख सकते हो आप लोग, लंबाई है इसकी 40 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है इसकी 40 मीटर। ठीक है, और उसका एक जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है? 41 मीटर दे रखा है। तो खेत का परिमाप क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए देखो लंबाई तो दे रखी है, अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी तो परिमाप आएगा। क्योंकि आयत का परिमाप किसके बराबर होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो है हमारे पास में, चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी चौड़ाई का मतलब बीसी हमें ज्ञात करनी है। बीसी कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा? DCB। तो इस समकोण त्रिभुज में देखो एक 2 भुजाएं दे रखी है, एक कर्ण दे रखा है और यहां पर आधार दे रखा है, हमें लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज का? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है? ये है BD। तो BD का स्क्वायर बराबर हो गया लंब क्या है? लंब है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? DC का स्क्वायर। तो BD की जगह उसका मान रखेंगे 41 का स्क्वायर, और BC का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने देंगे? और DC क्या है? ये है 40, तो DC की जगह 40 लिख देंगे। जब 41 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 1681 बराबर BC का स्क्वायर अपनी जगह है, 40 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है? 1600। अब BC स्क्वायर को अपनी जगह रहने देते हैं, 1600 को हम बाईं तरफ लेके जाते हैं, 1600 इधर प्लस का है, जब इसको बाईं तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का, यानी -1600। 1681 पहले से बाईं तरफ था, 1681 में से 1600 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 81, और ये बराबर आ जाएगा BC के स्क्वायर के। BC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 81 के। जब BC का मान ज्ञात करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा, देखो 81 के अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो 81 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 81 को लिख सकते हैं 9 गुणा 9, यहां पर जोड़ा बन गया है 9 गुणा 9 का। ठीक है, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, यानी इसका जो BC बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 मीटर। यानी BC का मतलब क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई भी आ गई हमारे पास में, आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? 9 मीटर। तो आयत का परिमाप निकाल लेंगे, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 2 की जगह 2, लंबाई की जगह 40 और चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 40 और 9 49 हो गए, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ गया 98। यानी परिमाप कितना आ गया? 98। यानी इसका जो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 98। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक बगीचे में 75 आम, 90 अंगूर और 120 संतरे हैं। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, यानी प्रत्येक जो क्यारी है ना उनमें पेड़ों की संख्या भी समान है और किस्म भी समान है। जैसे एक क्यारी में अगर आम है तो पूरी क्यारी में आम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्यारी में आम भी है, अंगूर भी है, संतरे हैं, नहीं, एक क्यारी में केवल एक ही किस्म के पौधे हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से कुछ क्यारियां बना देते हैं हम, जैसे इस प्रकार से कुछ क्यारियां हैं ना, बहुत सारी क्यारियां बन गई। ठीक है, अब इन क्यारियों के अंदर पौधों की संख्या समान है, सभी क्यारियों में पौधों की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ क्यारियां जो है आम की बनती है। ठीक है, किसकी बनती है? आम की बनती है। तो कुछ क्यारियां आम की बनती है मान लेते हैं, कुछ क्यारियां अंगूर की बनती है, और कुछ क्यारियां जो है वो किसकी बनती है? संतरे की बनती है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो आम कितने हैं? 75 हैं, अंगूर कितने हैं? 90 है, और संतरे कितने हैं? 120 हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो क्यारियों में पौधे हैं उनकी कितनी अधिक से अधिक संख्या हो सकती है,
कि उसका 75 में भी भाग जाए, 90 में भी भाग जाए और 120 में भी भाग जाए, क्योंकि यहां पर क्यारियों में पूरे पौधों की संख्या तो पूरी करनी है हमें। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसी संख्या आती है 15, मतलब इन सभी का 75, 90 और 120 का HCF निकालना पड़ेगा, मसप निकालना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 15। यानी 15 का 75 में भी भाग जाता है, 15 का 90 में भी भाग जाता है, 15 का 120 में भी भाग जाता है। ये बड़ी से बड़ी संख्या आ गई 15। ठीक है, यानी कि 15-15 जो है पेड़ एक क्यारी में लग जाएंगे। अब 15 का भाग जब 75 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, यानी 5 जो क्यारियां बनेगी वो तो बन जाएगी आम की, 6 क्यारियां बन जाएगी अंगूर की, क्योंकि 15 6 90, और कितनी क्यारियां, 8 क्यारियां बन जाएगी संतरे की, यानी 15 8 120। तो कुल कितनी क्यारियां बन जाएगी, 5 + 6 तो 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 19। यानी इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 19। ठीक है, तो आज का इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।